हमारे ऑडियंस को नमस्ते। वेलकम बैक टू आवर चैनल आर्क ऑफ डिप्लोमेसी। मेरा नाम है शौर्य सिंह एंड हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक्सपर्ट मिस्टर ऐश्वर्या रंजन श्रीवास्तव। जी नमस्कार। जी, जैसा कि आप जानते हैं, आज के टाइम में जियोपॉलिटिक्स में सबसे रीसेंट इवेंट और मेजर इवेंट जो चल रहा है, दैट इज द इजराइल पैलेस्टीन वॉर। और अब तो ये इजराइल पैलेस्टीन वॉर ही नहीं, ये तो काफी बढ़ चुका है। ये इजराइल वर्सेस द वर्ल्ड हो चुका है। इजराइल के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस लगे हैं एंड काफी काफी गवर्नमेंट्स उसको अपोज कर रही हैं। लोगों में भी काफी ज्यादा चर्चा है इजराइल के अगेंस्ट। अब जब आप इजराइल शब्द सुनते हैं, आपके दिमाग में क्या आता है सबसे पहले? उसकी स्पाई एजेंसी मोसाद, उसके पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जिससे वो जूझ रहा है, स्पेशली जो बॉर्डर इश्यूज जो हो रहे हैं उसके पैलेस्टीन के साथ, एंड रिलीजियस डिस्प्यूट्स जो उसके साथ हैं, बिकॉज इजराइल ऐसे एक लैंडमास के ऊपर सिचुएटेड है जो रिलीजियसली मुस्लिम डोमिनेटेड है। तो नेचुरल है कि मुस्लिम्स एंड ज्यूज के बीच में लड़ाई होगी। बट इसराइल की सबसे फेमस चीज है जो उसको सबसे ज्यादा सक्सेस उसको प्राप्त करवाई है इन द years after its independence, that is Mossad के and Israel के in general its covert operations। आज के वीडियो में हम ऐसे एक कवर्ट ऑपरेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, नेमली द ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड एंड ब्लैक सितंबर, जो कि म्यूनिक डिजास्टर के बाद हुआ था। जैसे कि आप जानते हैं 1972 म्यूनिक ओलंपिक्स में इजरायली एथलीट्स के अगेंस्ट जो हुआ था, उसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। तो आप हमें सबसे पहले मिस्टर ऐश्वर्या ये बताइए कि ब्लैक सितंबर क्या है? ये ब्लैक सितंबर की शुरुआत हुई थी। ये एक फैक्शन ग्रुप था। ये इसलिए बनाया गया था, ये बनाया गया था जॉर्डन में टू असैसिनेट किंग हुसैन, उस समय जो वो थे किंग थे, और मिलिट्री के अगेंस्ट बनाया गया था। ये इसलिए बनाया गया था वो क्योंकि वहाँ की जनता थी वो परेशान हो गई थी। वहाँ की किंगशिप से, जो कि मोनार्की चल रही थी, उससे परेशाान हो गई थी। वो एक क्रांति चाहती थी और उस समय उभर के आया पीएलओ का एक पार्टी। पीएलओ की एक पार्टी मानते, पीएलओ बैक पार्टी थी, पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बैक पार्टी, फतेह पार्टी। वहाँ वो उभर गया था, एक लेफ्ट विंग पार्टी थी वो। मतलब एक ऐसी पार्टी उभर के आई जो चैलेंज कर रही थी क्योंकि मोनार्की और मिलिट्री को। जी। तो क्या होता है कि अब अगर आपको कुछ करना है, क्योंकि किंग का रूल है, मिलिट्री है, तो कुछ भी करा सकता है। तो उस समय एक ब्लैक फैक्शन ग्रुप, उसका एक फैक्शन था, एक पार्टी ब्लैक अंदर में ग्रुप बनता है जो कि उसका फैक्शन था। वो उसका क्या काम था? उसका काम ये था कि वो उसके खिलाफ जो आर्म रिवॉल्यूशंस होते हैं वो कंडक्ट कराए, मेनली अगेंस्ट द मोनार्की। ओके। ये पीएलओ बैक ग्रुप था। तो अब क्या होता है कि जब मोनार्की अगेंस्ट था तो क्या था कि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है फॉर टू थिंग्स, फॉर ट्राइंग असैसिनेशन अटेम्प्ट अगेंस्ट किंग हुसैन एंड एन आर्म रिवॉल्यूशन इन जॉर्डन। और उसके बाद आप जानते ही हैं बहुत पैलेस्टीन की बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज, नॉट पैलेस्टीन एग्जैक्टली, बट जो कि पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो भी टेररिस्ट बैक ग्रुप्स हैं पैलेस्टीन में, उनकी बहुत सारी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उनको अंजाम देने में इस ग्रुप का बहुत हाथ रहा है। जैसे 1972 मिलिट्री ओलंपिक्स, जिसके बारे में आज बताने वाले हैं। 1972 में एक मेजर इवेंट हुआ था म्यूनिक ओलंपिक्स में। जैसे आप जानते हैं इजरायली एथलीट्स को मारा गया था, उसके बारे में बताइए। जी, अचानक 1972 में ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज होते हैं जो कि म्यूनिक वेस्ट जर्मनी में होने वाले थे। उस समय ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी बटा हुआ था। जी। वेस्ट जर्मनी में होने वाले थे। तो क्या होता है कि वो पहले ओलंपिक्स थे आफ्टर 1936 बर्लिन ओलंपिक्स, मतलब एडॉल्फ हिटलर का शासन था उस समय, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के पहले ओलंपिक्स हुए थे जर्मनी, उसके बाद ये सबसे पहले ओलंपिक्स थे। तो जर्मनी वाज वेरी एक्साइटेड टू होल्ड इट। जर्मनी का बहुत सारा उत्साह का माहौल था कि जर्मनी किसी भी हाल में इस ओलंपिक्स को खराब नहीं होना देना चाहता था। देन क्या होता है कि अब जैसे सारे देश पार्ट लेते हैं ओलंपिक, इजराइली एथलीट्स, तो क्या होता है जहाँ पे जिस वेल में ओलंपिक होने वाले, जहाँ पे इजराइली लोग ठहरे थे, वहाँ पर अचानक से क्या होता है, कुछ 6-6.5 फीट के ट्रैक पैंट से पहने लोग 5 सितंबर 1972 5 सितंबर 1972 में के दिन क्या देखा जाता है अचानक से कि 6-6.5 फीट के लोग, 5 लोग ट्रैक पैंट्स में और एक बड़े बड़े बैग्स लेके विलेज की दीवार फांद रहे हैं। वहाँ के लोगों को शक नहीं हुआ, भाई 6-6.5 फीट हैं, ट्रैक पैंट्स पहने हैं, तो एटलीस्ट शक नहीं हुआ, तो बुझ जाए। अंदर जाके वो 3 और ब्लैक सितंबर के लोगों से मिलते हैं। वो भी टेररिस्ट थे, अंदर जो उनके 3 लोग थे जो इंटर इकट्ठा कर रहे थे, उनसे मिलते हैं। जब उनसे मिलते हैं तो अब क्या था, उनका यही मिशन था जो इजराइल सिटीजन है उनको कैप्चर करना। तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो अचानक से क्या होता है कि वहाँ पर उनको एक जब हथियारों के साथ तो अंदर घुस रहे थे, बड़े-बड़े हथियारों के साथ, जो कि मशीन गन्स होती हैं, उनके साथ अंदर घुस रहे थे। तो क्या होता है, वहाँ पर एक रेसलिंग कोच थे, उनका नाम था यूसुफ ग्रैंडफोर्ड। इजराइल के रेसलिंग कोच थे उस समय। जी। बहुत सारे कोचेस आते हैं, वैसे रेसलिंग के भी थे। यूसुफ ग्रैंडफोर्ड, वो उन्हें देखते हैं। तो उनको रोकने के लिए उनको पता चल गया कि इनकी इंटेंशंस क्या है, क्योंकि इजराइल बहुत सारे वॉर्स खेल चुका है अगेंस्ट अरब्स एंड बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में रहा है इस वजह से। मतलब इजरायली लोग बिकॉज ऑफ देखिए जो ज्यूज का मास परसिक्यूशन हुआ, जी, एडॉल्फ हिटलर जो करवाया था, एंड देन इंडिपेंडेंस के टाइम के बाद, और उसके पहले भी अराउंड 3 वॉर्स खेल चुका था। जैसे मतलब 1940 इजराइल की आज़ादी बहुत बड़ा इशू था। 19 आप ज़्यादा ध्यान देंगे, 1948 में इजराइल ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया था। जी। उसी समय उसके ऊपर 5 कंट्रीज हमला करती हैं।
सीरिया, जॉर्डन, इराक, इजिप्ट और लेबनान अटैक करती है। हालांकि इसराइल सबको हरा देता है, पर फिर भी खत्म नहीं होता। फिर एक और बार 1956 में एक और वो होता है। अगर आप ध्यान देंगे 1956 में एक और बार हुआ। 1956 में के बाद क्या होता है कि आप अगर ध्यान देंगे 1967 में एक और अरब इसराइल वॉर होता है। मतलब उसके पहले 3 वॉर्स ऑलरेडी हो चुके थे। हालांकि इसके हाँ जी। बाद भी वॉर्स हुए हैं, 1973 और 1982 में वो वॉर हुआ। ओके। बट उसके बाद 3 वॉर झेल चुका था, तो उनको इंटेलिजेंस समझ में आ गई दे आर केम टू किल द इजराइली सेटलर्स। तो यूसुफ ग्रैंडफोर्ड जो वहाँ के रेसलिंग कोच थे, वो क्या करते हैं, उनको देखते हैं हथियारबंद लोगों को देख के अचानक डर जाते हैं वो। लेकिन वो बहादुरी नहीं हारते, वो जाते हैं अपने दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हैं। अपना शरीर जो उस वक्त 135 किलो के थे उसको दे मारते हैं दरवाजे की तरफ, ताकि वो घुस ना पाए। पर अब हथियारबंद लोग हैं, 7 लोग हैं, उनकी भी 6.5 फीट हाइट है, जी। तो उसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं। उसी कारणवश उनको वो लोग वहाँ पर मार देते हैं। अब उनका टारगेट था। लेकिन क्या होता है कि उस समय वहाँ के और भी कोच थे, मिस्टर सोलंस्की, वो भी रेसलिंग कोच थे। उनके साथ 5 और लोग थे, वो उनको देख के छुप जाते हैं, और फिर बाद में निकाल जाते हैं। लेकिन अनलकीली वहाँ पर और भी इजरायली एथलीट्स थे, वो बच नहीं पाते। तो क्या होता है कि अब क्या होता है कि सिंपल सी चीज़ थी, उनको ये लोग बंदी बना देते हैं। हालांकि वहाँ पर एक और इजरायली कोच थे, इनका नाम था विनबर्ग विनबर्ग और रोमानो एथलीट थे, और विनबर्ग वहाँ के कोच थे। जी। वो रिटेलिएट करने की कोशिश करते हैं, लड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो दोनों को अच्छा खासा जख्मी भी कर देते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो 7 लोग साथ टिक नहीं पाते हैं, उन दोनों ही को ही मार देते हैं। क्योंकि हालांकि बहुत बड़ी चीज़ है इतने बड़े उसमें लड़ना। तो जैसे जहाँ हमारे देश या किसी और के देश में क्या होता है कि देखो भागो, वो लड़ने की कोशिश कर रहे थे, मतलब जी। ऐसा नहीं था। दे ट्राई टू फाइट बैक, बट थिंग्स डिड नॉट टर्न आउट दैट वेल। अब क्या होता है, हम तो कैप्चर कर लिया। अब कैप्चर कर लिया तो अब डिमांड्स क्यों कैप्चर किया, क्या चाहता था। अब वो चाहते थे कि जो 234 वो थे प्रिजनर्स, जो कि इजराइल के जेलों में बंद थे अरब से, जो भी उनके हिसाब से क्रांतिकारी थे, उनके इजराइल टेररिस्ट थे, जो भी थे, उनकी रिहाई चाहता था इनके बदले। अब इजराइल की पीएम थी गोल्डा मेयर। गोल्डा मेयर की बहुत वो पॉलिसी थी। क्या थी कि एक्चुअली क्या थी, गोल्डा मेयर की पॉलिसी थी कि मतलब इजराइल हो चाहे गोल्डा मेयर हो, इजराइल पॉलिसी थी कि वो टेररिस्ट के साथ नेगोशिएशन नहीं करते हैं। टिल नाउ इजराइल डजंट नेगोशिएट विद टेररिस्ट, मतलब बहुत स्ट्रांग पॉलिसी है। तो अब इजरायली पीएम गोल्डा मेयर ने बात की वहाँ के चांसलर से। तो उनसे बात जब होती है तो क्या कहते हैं कि हम आपको स्पेशल ऑपरेशन कंडक्ट नहीं करने दे सकते हैं यहाँ पर। इजराइल बात करते हैं स्पेशल ऑपरेशन मैं भी फोर्स देता हूँ, स्पेशल ऑपरेशन कंडक्ट करेंगे, जी। बचाएंगे। लेकिन जर्मनी के जैसे ओलंपिक्स चल रहे थे, वो हाँ बहुत जी। ज़्यादा इंटरनेशनली अब ऐसी बात होती है। अब 1972 में बहुत दिनों बाद, मतलब 36 साल बाद ओलंपिक्स हो रहे हैं, तो अब कोई और कंट्री आके यहाँ पर ऑपरेशन कंडक्ट करे तो मतलब बहुत वो ऐसी बात होगी जी, कि बहुत बड़ी बात है। और शर्मनाक बात है। हाँ जी। क्योंकि ओलंपिक होम स्पोर्ट्स करा रहे हैं, वहाँ पर ये ऐसी बात हो रही है एटलीस्ट सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, एग्जैक्टली इतने मेजर इवेंट है। वही। तो वहाँ के उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि हम अपनी सिक्योरिटी फोर्स भेजेंगे और छुड़ा लेंगे। शाम तक बातचीत चलती है, नेगोशिएशन चलते हैं, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो क्या कहता है, टेररिस्ट कहते हैं कि उनको समझ में आ रहा था कि नेगोशिएशन यहाँ से तो नहीं हो पाएगी। तो क्या होता है, वो बात करते हैं गवर्नमेंट से कि हम नेटो एयरबेस जा रहे हैं, हमको नेटो एयरबेस तक चॉपर्स ले जाए और वहाँ से कोई एयरलिफ्ट करके कायरो छोड़ा जाए इजिप्ट देन वाज बैकिंग पैलेस्टीन। ओके। तो कायरो वाज a safe haven for them as compared, जहाँ से वो अपने रेगुलेट कर पाएंगे सबका। तो ये सीन था। तो क्या होता है कि जैसे वो जर्मनी का क्या प्लान था, जर्मनी प्लान की नेटो एयरबेस पहुंचेंगे तो वहाँ पर उनके स्नाइपर्स हम उनको शूट कर लेंगे, उनको बचा लेंगे, ये सिंपल प्लान था। बट अब आता है ट्विस्ट, जब वो एयरबेस पहुंचे टेररिस्ट, जर्मन स्नाइपर से तो ये एक्सपेक्ट, जर्मन स्नाइपर्स वहाँ पर कम थे एज कम्पेयर टू जितना मैं एक्सपेक्ट किया था कि टेररिस्ट, क्योंकि उनको तो लगा था 5 ही टेररिस्ट हैं और टेररिस्ट थे 8। तो अब वो क्या करते हैं कि शूट करने की कोशिश करते हैं, गोलीबारी होती है, बट और गोलीबारी में 5 टेररिस्ट मारे जाते हैं, 3 ग्रेवली इंजर्ड थे। हालांकि उस समय 11 बजे का समय था, मुझे याद है जब मैंने पढ़ा था इस न्यूज़ को, 5 सितंबर 1972 11 बजे रात के। क्या होता है, न्यूज़ आती है कि सिटीजन्स बच गए सारे, बट 1 घंटे बाद चांस न्यूज़ आती है कि एथलीट्स। हाँ, तो ये शूट आउट में हुआ या फिर शूट आउट में में कंफर्म कराना बहुत मुश्किल होता है जी। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो शूट आउट में सारे एटलीस्ट मर गए, मतलब मार दिए गए थे, जिससे आप जानते, जिससे बहुत बड़ी दिक्कत हुई थी। मतलब इजराइल वाज वेरी अनहैप्पी विद दिस थिंग। अब शुरू होता है सब कुछ। अब इजराइल वाज वेरी एंग्री एट दिस, और इजराइल सिटीजन वाज इवन मोर एंग्री एट दिस। अब डिमांड्स उठना शुरू होती है कि जो भी इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व था, जो भी ब्लैक सितंबर कंडक्ट करा, सबको ढूंढ के मार। बहुत कोवर्ट ऑपरेशन था,
one of the most successful operations, मतलब अगर if not purely successful, one of the most covert and the successful operation ever conducted in the history. मतलब इतना बड़ा ऑपरेशन के टाइम पे चला। ये ऑपरेशन चला था 1972 से 1992 तक। 20 years. क्या जी, 20 साल चला। तो अब क्या होता है कि व्हाट हैपेंड इज कि अब शुरू होता है पूरा। गोल्डा मेयर फिर गोल्डा मेयर मुलाकात करती है मूसा दयान, जो कि वे डिफेंस मिनिस्टर थे, और उनके मोसाद चीफ और काउंटर इंटेलिजेंस के जो हेड थे उनसे बात करती है, जो कि थे उस समय जवी जमीर और अहन यरीफ। उनसे बातचीत शुरू होती है। एक कमेटी बैठती है और 35 टारगेट्स बनाए जाते हैं जो पॉसिबली इसमें हाथ था इस ऑपरेशन कंडक्ट कराने का। अब सोच लीजिए, ऐसा जो कि लोकेटेड थे साइप्रस, मतलब रोम, पेरिस, यूरोपियन, जो कि इनिशियली क्या था कि जो गोल्डा मेयर थी थोड़ा सा हेजिटेट कर रही थी इस ऑपरेशन को कंडक्ट कराने के लिए। क्या होता है, क्योंकि एक्चुअली उनको लगता था कि ऑपरेशन अगर सबके सामने आ गए तो इजराइल की बहुत बेइज्जती होगी, बट ड्यू टू जो प्रेशर था वहाँ की गवर्नमेंट, जो अपोजिशन गवर्नमेंट थी और वहाँ के लोगों का, उसके चक्कर में इस ऑपरेशन को कंडक्ट कराना पड़ा गोल्डा मेयर को। तो अब सबसे पहले टारगेट बने अब्दुल वाइल ज़ुतर, जो कि उस समय के पीएलओ के ऑर्गेनाइजर थे, जो पीएलओ ऑर्गेनाइजर थे, और उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था जो प्लान, जो किलिंग होने वाली थी, मतलब जो कि ऑपरेशन जो कंडक्ट हुआ था 5 सितंबर 1972 मिरेकल ओलंपिक्स में। और उन्होंने इनकी प्लानिंग थी। हाँ, इन्हें इन्वॉल्व दिस प्लान। जी। अब्दुल वाइल ज़ुतर उस समय पेरिस में रहते थे। तो अब क्या होता है कि इसके लिए जो चीफ चुने गए थे एविल कॉफनर, उस समय के ये बहुत बड़े काउंटर इंटेलिजेंस के, मतलब कह सकते हैं हेड, नॉट इवन हेड, मतलब जो लीडर के हेड होते हैं, काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट होती है, उसमें एक बहुत इनका नाम था, उसको लीड करते थे। तो एविल कॉफनर ने क्या किया कि अब इनके हाथ में था, इनको दिया गया कि पहला टारगेट आपका है, पेरिस में रहता है, आपको मारना। देन व्हाट हैपेंड इज कि अब 16 अक्टूबर तो इन्होंने इंटेल इकट्ठा करना शुरू किया रेड आर्मी फैक्शन से। ये रेड आर्मी फैक्शन क्या है? रेड आर्मी फैक्शन एक्चुअली सोवियत एक्स स्पाइस थे। ओके। मतलब ये, तो उनसे इंटेल इकट्ठा किया, उसमें पता कि क्या करता है, कैसे करता है। वो पेरिस में रहता था एक अपार्टमेंट। एक दिन क्या होता है 16 अक्टूबर 1972 में क्या होता है, जब अब्दुल वलीद ज़फर अपने अपार्टमेंट से वापस जा रहे थे, तो वहीं एविल कॉफनर आता है, बंदूक लेके 12 गोलियां मारते, नहीं कि एक भी चांस नहीं लेना चाहते थे कि वो बचे, और वहीं से इजराइल के पहले इस ऑपरेशन की शुरुआत होती है, पहला टारगेट। फिर उसके बाद आते हैं महमूद अंसारी। उस समय के ये पीएलओ डेलीगेट थे टू पेरिस, मतलब जैसे एम्बेसडर्स होता है जी। वो वहाँ पर एज ए डेलीगेट थे, रिप्रेजेंटेटिव थे पीएलओ के, मतलब पेरिस में प्रोटेक्शन को प्रोवाइड की गई थी, मतलब आप उनको मार, मतलब कुछ कर नहीं सकते। तो अब इजराइल डायरेक्ट तो मार नहीं सकता था, हाई स्टैचर इंडिविजुअल थे। वन ऑफ द, ऑलराइट, मतलब इनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्राप्त थी। ओके। तो अब क्या होता है कि अब इनको मारना था, अब आप ऐसे तो नहीं मार सकते, तो आपने मारा तो पेरिस बहुत गुस्सा होगा, क्योंकि कोई भी एम्बेसडर किसी और देश में मारे तो बहुत बदनामी की बात होती है। जी। तो पेरिस गुस्सा होगा। तो व्हाट हैपेंड वाज कि अब शुरू होता है खेल। कुछ दिन का पीछा किया जाता है, देखा जाता है क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो एक दिन प्लान बनता है, उस प्लान के तहत क्या करते हैं लोग, ये एक इजरायली एजेंट इटालियन जर्नलिस्ट बन के जाता है, कहाँ पर, जहाँ पर ये रहते थे, मिस्टर अंसारी रहते थे, वहाँ जाता है, जो बात करता है, इनका इंटरव्यू लेता है, और जब उनकी नजर हटती है तो उनके फोन में फॉर्म प्लान कर देता है। अगले दिन उनको फोन किया जाता है इजरायली एजेंट्स के द्वारा, और जैसे ही उनसे कंफर्म कराया जाता है कि इस अब हम सारी आइडेंटिटी थी। जी एम आई टॉकिंग टू मिस्टर अंसारी, और वैसे डिटेक्ट कर दिया जाता है। हालांकि उस बॉम्ब ब्लास्ट में वो मतलब एकदम से नहीं मरे थे, हॉस्पिटल गए थे, और वहीं पर इन्होंने स्टोरी बताई थी, और एक कारवां शुरू रहता है। इजरायली लगातार टारगेट्स करता रहता है। हम सारी बच गए थे कि उनकी डेथ हो गई थी, हॉस्पिटल में। अब क्या होता है कि अब इजराइल अपना सबसे बड़ा ऑपरेशन स्टार्ट करने वाला था, स्प्रिंग ऑफ यूथ में इनको क्या करना था, इनको 3 पीएलओ के सबसे बड़े लीडर्स को असैसिनेट करना था। कहाँ पर, बेरूत, लेबनान, जो कि हब है अभी हिजबुल्लाह का, उस समय पैलेस्टीन टेररिस्ट्स का शुरुआत से हब रहा है। अब वहाँ पे असैसिनेट करना था। सोच लीजिए इतनी बड़ी जगह है, मतलब इट वाज नॉट अ वेरी इजी थिंग टू डू। जी बिल्कुल। अब क्या होता है कि इसके लिए क्या कमान संभालते हैं उस समय के सायद मदखल के हेड और लेटर प्रेसिडेंट एहुद बकर,
आपने जो सायद मदकल। हाँ जी, ये क्या चीज़ है? ये सायद मदकल जैसे अभी मोसाद की बात हो रहा है, ठीक है? हाँ जी। मोसाद जो एक्सटर्नल मैटर्स होती है वो संभालती है। जो ओके। इंटरनल मैटर संभालती है वो सायद मदकल संभालती है। ये भी उतनी डेडली ऑर्गेनाइजेशन है, उतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जितनी मोसाद है। वो अलग बात है, सायद मदकल का नाम हार्डली कोई जानता है, क्योंकि ये एक ज़्यादा कोवर्ट रहती है और इज़राइली के इंटरनल इश्यूज़ को हैंडल करती है। जी। तो ये लाइक दोनों एजेंसीज़ का मिलके उन्होंने ऑपरेशन किया था? मतलब एक्चुअली इनको हायर किया गया था कि ये जाएँ और ऑपरेशन कंडक्ट करें, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ऑपरेशन था, जो कि ऐसी कंट्री में होने वाला था जहाँ पर इज़राइलियों को मतलब नॉट इज़राइली बट मतलब मुनली इज़राइलियों से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस को पसंद किया जाता था। एक हब था उस समय का, अभी भी देख रहे हैं हिज़बुल्लाह कहाँ सिचुएटेड है लेबनान में, और उस समय का भी ऐसे कुछ हाल था, वहाँ पे पैलेस्टीनियन टेररिस्ट जो थे वहाँ ईज़िली घूम सकते थे, रह सकते थे। ओके। तो अब ईद उल बकर को बुलाया जाता है कि आप आएँ और उसे कंडक्ट कराएँ ऑपरेशन को। तो ईद उल बकर क्या करते हैं, लेबनान जाते हैं स्पीड बोट से। स्पीड बोट में लेबनान जाते हैं और वहाँ पहुँच के वहाँ पे जो लोकल टूरिस्ट थे, जो कि मोसाद एजेंट्स थे पहले से ही, वहाँ पे जो इंटेल गैदर कर रहे थे, उनसे मिलते हैं और इस ऑपरेशन को कंडक्ट करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था इसलिए क्योंकि जो 3 पीएलओ लीडर्स थे, जिसमें थे कमल अदवान, कमल नासिर एंड मोहम्मद यूसुफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा-सा, जैसे मोहम्मद यूसुफ थर्ड इन लाइन थे। आप समझ रहे हैं कि जो पीएलओ के लीडर्स हैं, जी। उसमें थर्ड इन लाइन थे। ओके। मतलब आप इतना समझिए, जो उस समय नॉट पीएलओ भी कह सकते हैं, पीएलओ के बाद लीडर बने, उस समय ब्लैक सितंबर के लीडर थे। यासिर अरफत, जैसे मैंने आपको बताया था। जी। मैं बताया नहीं पूरा। यासिर अरफत थे। उसमें थर्ड इन लाइन थे। जैसे मैं बताया मोहम्मद यूसुफ और कमल अदवान और कमल नासिर। उस समय के ये बहुत ज़्यादा करीबी माने जाते थे यासिर अरफत के, जो ऑपरेशन कंडक्ट कराया था 1972 में, जो इनके साथ ऑपरेशन है, इसराइल के साथ टेररिज्म और दुनिया के साथ भी टेररिज्म है, हमारे साथ भी टेररिज्म है, कंडक्ट कराया था। उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ था। ये जितने भी इंटेलिजेंस गैदर करना था, जितना भी हाई लेवल चीज़ें देखनी थी, लोगों को बुलाना था, वो इन्हीं लोगों ने देखा था। इनको असैसिनेट करना एक बहुत बड़ा काम था। अब लेबनान इज नॉट वेरी फ्रेंडली विद इजराइल। जी, बिल्कुल। तो उस समय क्या हुआ कि अब ज़्यादा लोग एक साथ चलेंगे तो उनको शक आ जाएगा। सो एहud बकर एंड हिज टीममेट्स, कई लोगों ने लड़कियों के कपड़े पहने, अप्रोच किया, देखा कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। उस समय क्या था कि जो ये दोनों थे, मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या था। ये मोहम्मद यूसुफ, कमल अदवान और कमल नासिर एक लोकेलिटी मान लीजिए, एक लोकेलिटी में रहते थे, ठीक है। अब अपार्टमेंट मान लिया, अपार्टमेंट में अगल बगल रहते थे। तो अब इसराइल ने एक ऑपरेशन चलाया जहाँ जिसके जरिए उन्होंने एक बगल में दूसरे अपार्टमेंट में घूम लिया, कुछ दिन देखा, समझा चीज़ों को। हालांकि इसराइल वाज वेरी नर्वस टू डू दिस ऑपरेशन, बट स्टिल इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन। और इन तीनों को उन्होंने मारा और बाद वहाँ से भागे थ्रू स्पीड बोट्स। एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि उस समय जो सेकेंड इन लाइन थे, खलील अल वजीर, सेकेंड इन लाइन, जैसे मैंने यासिर अरफत के बारे में बताया आपको, उसमें सेकेंड इन लाइन जो थे खलील अल वजीर, उनको भी मारने का प्लान था, बट ड्यू टू रीजंस कि वो ज़्यादा दूर रहते थे, मतलब थोड़ा ज़्यादा दूर रहते थे, उस लोकेलिटी में रहते थे, इस वजह से वो उस प्लान को ड्रॉप कर दिया गया था। ओके। और बाद में उनको जो बाद में उनकी एक फैक्शन में डेथ हो गई थी, वो एक अलग स्टोरी है। तो अब क्या होता है, इन लोगों को मारने के बाद अचानक से भाग जाते हैं सब लोग, लेके स्पीड बोट में निकल जाते हैं लेबनान छोड़ के। और ये एक हिस्टोरिक टाइप का इवेंट है, क्योंकि पीपल एक्चुअली पैलेस्टीन वाज शॉक्ड। कौन not Palestine, I will say, but Lebanon. not even Lebanon. I will say that Lebanon तो shocked था, but I will say the terrorist जिन्हें conduct कराया, PLO ऑर्गेनाइजेशन। कह सकते हैं PLO ऑर्गेनाइजेशन, और जो उनके ब्लैक सर्कल लोग थे, they were shocked कि लेबनान जैसी कंट्री जहाँ पर उनका सेफ हेवन टाइप का कुछ है, वहां पर आके उनके टॉप 3 लीडर का असैसिनेट करना, पीपल वर शॉक्ड। अब क्या होता है कि इसके बाद इजराइल का ऑपरेशन कंटिन्यू रहता है टिल जब तक इजराइल ने गलती नहीं की। 21 जुलाई 1973 जब लिली में नॉर्वे एक जगह है, यहाँ पर क्या होता है, डेड प्रिंस, जो कि अली हसन सलाम है, उनका नाम था, मतलब डेड प्रिंस को बुलाया जाता था ड्यू टू थिंग्स ही डेड। इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि उनका बहुत रोल रहा है, जो जॉर्डन सिविल वॉर हुई थी उसमें एक बहुत बड़ा रोल रहा है। ये बहुत ज़्यादा करीब माने जाते हैं, सबसे मतलब बहुत ज़्यादा अजीज जो होता है यासिर अराफत के, इनको मारने का प्लान था। तो इनको इजरायली मोसाद एजेंसी डेट करती कि एक आदमी है, शायद सबको लगा दिल्ली में और वो इन्हीं के जैसा, वो यही है, तो उसको असैसिनेट कर देता है। और बाद में पता चलता है कि वो एक मोरक्कन लड़का था, वो ये नहीं था। और उसी समय, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे द वर्ल्ड केम टू नो अबाउट इजरायली ऑपरेशन रात ऑफ गॉड। 5 इजरायली एजेंट, मोसाद एजेंट अरेस्ट किए जाते हैं।
बहुत प्रेशर पड़ता है गोल्डा मेयर के ऊपर, तो इस ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है। अब इसराइल उस समय तो ऑपरेशन को नहीं चला सकता था ड्यू टू वेरियस रीजन, यूरोपियन प्रेशर, यूएस प्रेशर की वजह से ऑपरेशन नहीं कर सकता था। तो कुछ समय के लिए ऑपरेशन ठहरा दिया गया था। हालांकि 2-4 साल बाद से ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया गया और फिर फाइनली 22 जनवरी 1979 को रेड प्रिंस अली सलाह को मारा गया। समझ रहे हैं? जी। तो क्या होता, अली सलाह को मार दिया गया। ठीक है, इनकी असैसिनेशन कैसे हुआ? एक्चुअली इनके असैसिनेशन ऐसे हुई कि जो अली हसन सलाह थे, अली हसन सलाह में थे, उनका असैसिनेशन एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल माना जाता है। कहा जाता है कि वो अपनी मदर से मिलने, बर्थडे मिलने जा रहे थे, मनाने जा रहे थे। उनके पास इनपुट्स थे बिकॉज एट दैट टाइम सीआईए हैड लिटिल बिट गुड कनेक्शंस विद हिम। ओके। अब आप सोच रहे सीआईए उस समय, हालांकि जब इसके बाद पता चला इसराइल को सीआईए हैड कनेक्शन विद हिम, इसराइल बहुत नाराज हुआ था, बट स्टिल सीआईए ने इनपुट दिया था कि इनको मार दिया, बट ही डिड नॉट लिसन और इनको बॉम्ब ब्लास्ट के जरिए मार दिया गया था। एक टेररिस्ट के साथ सीआईए के अच्छे कनेक्शंस। एक्चुअली क्या होता है कि बैक कनेक्शन नाम की चीज होती है। अगर आपको, जैसे मिडिल ईस्ट हैज बीन बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहा है, अगर ध्यान देंगे। सबसे ज्यादा टेररिस्ट वहीं से निकले हैं, सबसे ज्यादा क्राइम टेररिस्ट वहीं पर हुई है जी। तो बहुत ज्यादा यूएस के क्रिटिकल रहा है। अब दे हैव बीन बहुत सारे फैक्शंस खड़े हुए हैं सीरिया इराक में जो यूएस को अपोज करता है। तो अगर आपको मान लीजिए कुछ हद तक संधि करानी होती है, कुछ हद तक इंटेल निकालना होता है, तो जो स्पाई एजेंसीज होती हैं, दे पे समवन जो भी उसमें इन्वॉल्व होता है और फिर इंटेल निकालती है। ओके। ये था। तो और ये भाई- उनके ऐसे एक पॉन थे इंटेल निकालने के लिए। जी जी, एक सबसे मान सकते हैं आप, एक एसेट थे इनके। ऑलराइट। फिर क्या होता है कि इस और लगातार उसके बाद ऑपरेशन चलता रहता है। सीआईए एंड मोसाद के बीच में इसमें क्या कनेक्शन है? क्या सीआईए बैक मदद करा था मोसाद की असैसिनेशन में? ये कुछ हद तक मदद कर रहा था इसराइल की, लेकिन सबसे ज्यादा फंडिंग जो आई थी वो स्विस बैंक से आ रही थी। इस असैसिनेशन को जो ऑपरेशन जहाँ तक वर्ल्ड कंडक्ट हो रहा था, स्विस बैंक से फंडिंग आ रही थी, जिसकी डिटेल्स अभी तक अननोन है। बट अगर स्विस बैंक रैथ ऑफ गॉड को पैसा दे रहा था, मॉनेटरी फंड्स दे रहा था, तो ये चीज कैसे बाहर नहीं आई? बिकॉज इट वाज नॉट रिवील्ड एट दैट टाइम, उसको बाद में पता चला था। मतलब देवर वो पे तो कर रहे थे, लेकिन उनको ये इसका आइडिया नहीं था ये फंड्स कहाँ पे यूज हो रहे हैं या किस लिए जा रहे हैं। एक्चुअली कुछ हद तक आइडिया था, बट स्विस बैंक वाज अ लिटिल बिट मोर बायस्ड टुवर्ड्स इजराइल एट दैट टाइम ड्यू टू फ्यू रीजंस, जो कि डिस्क्लोज नहीं हुए हैं। ओके। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि स्विस बैंक की अच्छी खासी फंडिंग थी, क्योंकि इसराइल का बहुत अच्छा खासा जो फाइनेंस आया वो स्विस बैंक की तरफ से आया था उससे। ओके। हालांकि इसकी एक स्टोरी है, बट हम अपने टॉपिक डिबेट नहीं होंगे, सीधा बोलना चाहूंगा। ऑपरेशन फिर चलता रहता है 1979 से टिल 1992। बहुत सारे लोग इसराइल जो 35 लोग की लिस्ट बनाई गई थी उसमें मारे जाते हैं, उसमें पकड़े जाते हैं। इवन जैसे मैं बता, खलील वजीर, इसराइल ने तो नहीं मारा था उनको एक सिविल वॉर जो चली थी जॉर्डन में उस समय 1972, मतलब नॉट 1972, मतलब 1970s में उनको मार दिया गया। तो इसराइल को उनको मारना नहीं पड़ा था। बस दो लोगों को इसराइल मारने में कामयाब नहीं हो पाई थी, जिनका नाम मैं अभी बताऊंगा इसके बाद कि जब इसराइल ने ऑपरेशन अपना कवर किया, अब कंप्लीट किया। ओके। इसराइल ने अपना ऑपरेशन कंप्लीट किया था 1992 में, 8 जून 1992, जब पेरिस में जो पीएलओ के इंटेलिजेंस हेड थे, जिन्होंने इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया था, मतलब प्लान मेकिंग में और इंटेलिजेंस में कि कितने लोग हैं, कैसे लोग हैं उस समय के, मतलब उस समय के जो उसमें इन्वॉल्व थे 1972 में बॉम्ब ब्लास्ट, नॉट बॉम्ब ब्लास्ट, टेररिस्ट अटैक, उसमें इन्वॉल्व थे, जिनका नाम था आतिफ बेसेसो। तो उनको मारा था। उनको वो अपने पेरिस में रहते थे, उनको भी 13 गोलियां मारी गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। The only two people which couldn't be assassinated by Israel were Abu Daud and Yasser Arafat. इवन अबू दाऊद, हालांकि अबू दाऊद को असैसिनेट करने की कोशिश की गई थी 27 जुलाई 1981 में पेरिस में ही, जब उनको 13 गोलियां मारी गई थी, बट समहाउ ही मैनेज्ड टू सर्वाइव एंड फिर उनके 2010 में ड्यू टू हार्ट अटैक उनकी मौत हो गई। ओके। यासिर अराफत वाज द हेड ऑफ, इसकी क्या नाम है, पीएलओ फर्स्ट पीएलओ एंड ब्लास्ट सितंबर उनके हेड थे, और बाद में अथॉरिटेरियन एक गवर्नमेंट अलग बनी थी उसके भी हेड थे। तो उनको मारना पॉसिबल नहीं हो पाया था इसराइल, क्योंकि अगर उनको मारते तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती थी, वॉर जैसी सिचुएशन आ सकती थी। तो वेस्टर्न कंट्रीज का जो भी उनको सपोर्ट करती थी इसराइल को, उनका बहुत प्रेशर था कि यासिर अराफत को कुछ नहीं करना है। और बात रही अबू दाऊद को, अबू दाऊद इसलिए नहीं मार पाया बिकॉज अबू दाऊद केम इनटू पब्लिक।
ही टोल्ड अबाउट जो भी इसराइली कर रहे हैं, तो उन्होंने इतनी फेम पा ली थी टिल देन कि उनको मारना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो इसराइल को इवेंचुअली प्लान ड्रॉप करना पड़ा टू किल हिम। हालांकि मैं आपको एक इंटरव्यू का बताना चाहूँगा जहाँ उन्होंने बोला था, 2006 की बात है। एक स्पिलबर्ग नाम का एक न्यूज़ शो आता है जहाँ पे उनको इन्वाइट किया था जर्मनी में। उन्होंने वहाँ पे कैटेगोरिकली बोला था कि आई डू नॉट रिग्रेट व्हाट आई डिड बैक देन। So being a terrorist attacks. जी, Okay. Okay. एंड आई वाज एक्टिवली इन्वॉल्व इन दैट, क्योंकि खुद के शौक थे। बट ड्यू टू द फेम ही गॉट एंड द थिंग्स, मतलब इज़राइल को, मतलब अगर कुछ करता इज़राइल एक्सपोज करता, सिंपल सी चीज़ है। इस वजह से इज़राइल कुछ उन दोनों को नहीं करता, बट इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन। 35 में 33 टारगेट्स को इज़राइल ने बताया, मतलब मैं आपको कंक्लूड करके यही बोलना चाहूँगा, इज़राइल ने ये बताया कि अगर आप हमें मारोगे, चाहे 10 साल लगे, चाहे 20 साल लगे, चाहे 50 साल लगे, Israel will come and hunt you down. Okay. And it was a very successful operation, and which made Israel, famous and more deadly towards terrorists. ताकि कोई भी टेररिस्ट अगर अटैक करे तो सोचे कि आज छूट गए तो कुछ नहीं, कल इज़राइल आएगा। आपने बात की 79 में रेड प्रिंस मारे गए, बहुत मेजर इवेंट था। जी। बट जो ऑफिशियली जो इस ऑपरेशन का जो कल्मिनेशन हुआ वो 1992 में हुआ था। जी 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 79 एंड 1992 के बीच में जो इयर्स हुए हैं चले हैं, इसमें कौन से मेजर इवेंट्स हुए थे, कुछ मेजर असैसिनेशंस? जी जी बहुत ज़्यादा मेजर ऐसा कोई नहीं हुए थे, जो भी 35 की लिस्ट में थे, जो मैं 35 लिस्ट के पीपल लोग थे, ओके। उन्हीं में से मारा गया था। मैं ऐसा आपको बताऊंगा भी तो कुछ इतना वो नहीं बढ़ेगा। आपने बताया था 8 में से 5 लोग मारे गए थे और 3 लोग जो है वो जर्मन पुलिस ने आई थिंक उन्हें पकड़ लिया गया था। हालांकि क्या बताया जाए, उनको वापस इजराइल को नहीं सौंपा गया था, बट और क्या हुआ था, एक हाईजैकिंग हुई थी कुछ समय बाद, जो कि ब्लैक सितंबर की नहीं थी, और उसमें टेररिस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत उन्होंने फ्लाइट को छोड़ा गया था, उन्होंने 30 टेररिस्ट अदा कर दिए थे। हालांकि इन 3 टेररिस्टों को हंट डाउन किया था इजराइल ने, और जो यस आपने बताया उसी दौरान मारा। पब्लिक ओपिनियन एंड जैसे वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट्स थे, उनका क्या रिस्पांस था टुवर्ड्स जो म्यूनिक में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, कि क्या उस इजराइल को सपोर्ट मिल रहा था जो उसको मिलना चाहिए था? देखिए जो भी गवर्नमेंट्स थी, मतलब जो भी गवर्नमेंट जो भी कंट्रीज थी जी। उन्होंने अपनी बताया था कि हाँ, अपने अपने भाव प्रकट किए थे कि हाँ वो दुखी है, जो भी हुआ गलत है, इसका बदला लेना चाहिए। बट जब ऑपरेशन कंडक्ट करने की बात आई, जब रात ऑफ गॉड की बात पता चली, देयर वर वेरी फ्यू कंट्रीज हु सपोर्टेड इजराइल, तो इसी वजह से इजराइल को उस ऑपरेशन को छोड़ना पड़ गया। तो हाँ, ऑन पेपर तो बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, बट एक्चुअल जब सपोर्ट की बारी आई तो इजराइल को सपोर्ट करने वाली बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज थी। उस टाइम पे कैसा था कि जैसे अभी तो हम जैसे जानते हैं वेस्टर्न कंट्रीज एंड यूएस बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं इजराइल को, बट उस टाइम पे क्या उतना ही सपोर्ट था? जी, उस समय इतना सपोर्ट नहीं था इजराइल को। ओके। कुछ हद तक यूएस हैड बीन अ वेरी गुड अलाय, बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करता था, बट इतना सपोर्ट नहीं था यूरोपियन कंट्रीज का। तो इवन और थोड़ा सा पैलेस्टीन के प्रति थोड़ा सा लोगों के सेंटिमेंट्स भी थे कि इजराइल इज ट्राइंग टू टेक द लैंड। ओके। और अरब उनके साथ ही थे। हाँ जी। जो अरब आज नॉर्मलाइज हो गए हैं, बहुत हद तक नॉर्मलाइज हो गए हैं, उस समय बहुत अगेंस्ट थे, तो थिंग्स वर नॉर्मल। इसी चक्कर में 1973 में एक अरब वॉर और हुआ था, और एक 1982 में एक और अरब वॉर हुआ था। ये दिस इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑपरेशन। हाँ जी, बट दोनों फ्रंट से चीजों को संभालना फॉर इजराइल had been a very different thing, जी, but still Israel managed to do it and won every single war which was which are fought. Post these Operation Wrath of God, terrorist attacks कितने कॉमन हुए या कितने ऑफन होने लगे? देखिए, इजराइल के ऊपर टेररिस्ट अटैक आज भी होते हैं। देखिए, अभी ऑनगोइंग वॉर चल रही है जी। वो भी जो 7 अक्टूबर का दिन हुआ था अभी 2023 में, आपने देखा था, जब अचानक से हमास के 5000 रॉकेट ने उसको किया था और बहुत सारे सिविलियन मारे गए थे। टेररिस्ट अटैक होते हैं, बट कीपिंग इन माइंड कि इजराइल विल नॉट लीव दैट, हाउ इजराइल विल रिटेलिएट, वो दिमाग में रहता है हर दिन। को ऐसा नहीं है कि इजराइल को जाके मार दे, इतना नहीं है किसी ने। ऑल इजराइल अ वेरी स्मॉल कंट्री, जिसके पास हार्डली कुछ पॉपुलेशन है, हार्डली कुछ अगर ध्यान देंगे रिसोर्सेज है, बट स्टिल जब बात आती है वन ऑफ द फियर्स कंट्रीज, फियरसम कंट्रीज, तो इजराइल का नाम हमेशा ही होता है। आज भी देख लीजिए, इजराइल को जो एक्सेस ऑफ अलायंस ईरान बैक प्रॉक्सीज हैं, हमास, लेबनान, हुतीज, उनसे लड़ना पड़ रहा है, और अकेले लड़ रहा है और सबको जवाब दे रहा है। इवन अभी आप देखेंगे ईरान ने जाके बॉम्ब कराया 114 जेट्स लेके, लेबनान के अंदर घुसा हुआ है, हमास को नस्ता नाबूद किए दे रहा है।
पोस्ट दीज इवेंट्स अब मेन जो पार्टीज थी जैसा फतेह पार्टी हो गई, जी जी पीएलओ एंड पीएफएलपी, इनके क्या रिएक्शन था एंड इसके बाद इनका क्या मतलब मेजर इवेंट्स जैसा बता सकते हैं? जी देखिए, जो पीएलओ पीएलसी जो आपने बोला कि इनकी उस हिसाब से जो पहले पहुंच थी, इंस्टेबिलिटी काफी ज्यादा होगी मेजर एग्जैक्टली इनके इनकी पहुंच जो थी और इनका जो नेटवर्क थे, इनके लिंक्स थे, वो बहुत कम हो गए क्योंकि इसराइल उसके बाद भी रुका नहीं। उसने बहुत सारे जो लीडर्स थे पीएलओ के, फंडर्स थे, उनको असैसिनेट किया और जो भी अरब नेशन थे उनके साथ अपने रिश्ते नॉर्मलाइज किए क्योंकि जितने भी अरब वॉर जीते उसके बाद जीतने के बाद इसराइल कुछ ना कुछ लैंड कब्जा लेता था उनका। ओके लाइक एक इजरायली अरब वॉर में इजिप्ट का सुएज कैनाल तक का लैंड कब्जा था। तो उससे क्या हुआ कि इजिप्ट एग्रीड टू एक्सेप्ट इजराइल एज अ कंट्री और उसके बदले में इजराइल ने लैंड लगा दिया। बहुत हद तक इजराइल ने रिश्ते नॉर्मलाइज कर लिए हैं और जो भी उनको बैक करते थे पैलेस्टीन टेररिस्ट को उन देशों के साथ नॉर्मलाइज कर लिए रिश्ते और अब इसराइल को इजी पड़ता है एज कम्पेयर टू पहले ओके। चीज़ों को संभालना। ऑपरेशन रात ऑफ गॉड का सिग्निफिकेंस कितना है, कितना हुआ था आई मीन पोस्ट दीज इवेंट्स जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में? जी बहुत हद तक रहा था। पीपल केम टू नो व्हाट इजराइल इज कैपेबल ऑफ। एक छोटी सी कंट्री जिसको हार्डली किसी का सपोर्ट था, उसने दुनिया भर के एक ऐसे टेररिस्ट ग्रुप को के 33 मेंबर्स को भी बड़े बड़े मेंबर्स को मारा जिसको बाकी कंट्रीज करने से पहले सोचेंगी। कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स भी एक बार सोचेगा कि कैसे कंडक्ट करा। 20 साल तक का एक ही ऑपरेशन को फंड करना, एक ही ऑपरेशन के बारे में सोचना, इट्स अ वेरी बिग थिंग। उसकी प्लान करना, उसे करना, मतलब उस डेडिकेशन के साथ करना। अब मैं आपको एक सोच देखिए, आप मैं जैसे हमारे ऑपरेशन होते हैं, कोई भी चीज़ होती है, किसी कंट्री में ऑपरेशन होते हैं, तो कुछ समय बाद सोच बदल जाती है लोग की कि अब क्या करें, मार तो दिया इतना, बस समझ गए होंगे, आप बदला दिया खत्म, क्यों फालतू फंड देते जी हैं। पर इजराइल ने कभी ऐसा नहीं सोचा। इजराइल ने सोचा कि अगर उन्होंने वैसा किया तो आई विल डू द सेम, भले उसमें 5 साल लगे, 4 10 साल लगे, 15 लगे, 20 लगे। आई मीन इवन आफ्टर दिस ऑपरेशन उन्होंने तब भी हंट डाउन किए टेररिस्ट को। जी 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 अनमारा। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो का खत्म करते हैं। काफी आपने हमें बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज दी और एक हमने जैसे बोला था एक स्पेशल एपिसोड था ये, बिकॉज इस बार हम एक करंट अफेयर नहीं बल्कि हिस्ट्री में जाके एक बहुत मेजर इवेंट को कवर कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू हमें इतना नॉलेज देने के लिए एंड हमारे ऑडियंस को भी थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।